बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं उसका आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें एक तो टैक्स फ्रॉड के रिलेटेड हैं और फिर टाइम ऑफ सप्लाईज़ के रिलेटेड हैं, फिर टीयर 1 रिटेलर के रिलेटेड इसमें डेफिनेशंस हैं। और ये ऐसी डेफिनेशंस सारी हैं जो कि लॉ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जब केसेस बनते हैं तो इनको मेंशन किया जाता है और करंट सिनेरियो में ये बहुत अहम डेफिनेशंस हैं। तो जो भी ऑफिसर्स हैं, ऑडिट ऑफिसर्स हैं या ऑडिट कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके लिए भी आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बढ़ के रजिस्टर्ड पर्सन जिसको अवेयर होना चाहिए अपने काम से, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और फिर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो लर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप इसको गौर से सुनेंगे और इससे टच रहेंगे हमारे साथ। तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन है 37, जो अक्सर रिपोर्ट में जो FIRs वाली होती हैं या टैक्स फ्रॉड की होती हैं, उसमें इस सेक्शन को कोड किया जाता है कि सब सेक्शन 37 ऑफ सेक्शन 2 टैक्स फ्रॉड के, इस बंदे ने टैक्स फ्रॉड किया है और फिर उस पर पेनल्टीज 100% लग जाती है। अच्छा, टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन का मेन थीम क्या है? मेन थीम है कि जो बंदा है उसने डिसऑनेस्टली, नोइंगली मैंने बेईमानी की हो और जानते बूझते बेईमानी की हो। किस चीज़ में? कि टैक्स बन रहा था, उसने टैक्स जमा नहीं करवाया, उसने गलत इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया है, क्रेडिट ले लिया है और उसने गलत रिफंड ले लिया है। तो ये बंदा जो होगा ये टैक्स फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगा। अब इसी की तफसील है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली चीज़ें ये है कि उसने इंटेंशनली, जानते बूझते हुए ये सारा काम किया हो। मीन के इंटेंशनली अंडरटेक, अंडर प्ले द टैक्स लाइबिलिटी आर ओवर स्टेटिंग द, जहाँ तो टैक्स लाइबिलिटी को कम किया है उसने, या फिर टैक्स रिफंड जो है उसको बढ़ा लिया है और क्रेडिट को बढ़ा लिया है। ठीक है। कंट्रावेंस द ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, वो जो इस लॉ के तहत जो जो कानून था उस कानून का उसने उसका गलत इस्तेमाल किया है और उसको उसके खिलाफ जाते हुए उसने अपनी लाइबिलिटी कम की है और अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न जो है वो गलत जमा करवाई है और डॉक्यूमेंट्स उसके गलत दिए हैं और करेक्ट इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद उसने इन्फॉर्मेशन गलत दी है। तो ऐसा बंदा जो टैक्स फ्रॉड में आएगा। अब इसकी हम क्लासेस की अगर बात करें, सब सेक्शन 37 की क्लास ए है कि उसने क्या किया है, सप्रेशन ऑफ सप्लाईज दैट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, के इस एक्ट के तहत जो सप्लाईज थी चार्जेबल टू टैक्स थी, उनको इसने सप्रेस किया है, कम किया है। और गलत उसने इनपुट क्रेडिट क्लेम किया है, इनपुट क्रेडिट का गलत क्लेम किया है, मतलब ज़्यादा कर लिया है। और टैक्सेबल सप्लाईज जो इसने की है विदाउट इशूइंग अ इनवाइस, के इनवाइस इशू करने के बगैर टैक्सेबल सप्लाई की है, तो इसमें भी उसने, क्योंकि ये रूल है कि जब भी कोई टैक्सेबल सप्लाईज आप करें तो उसमें टैक्स इनवाइस इशू करें, लेकिन इसने टैक्स इनवाइस इशू नहीं की तो इसने लॉ को कंट्राविजन किया है। या फिर उसने टैक्स इनवाइसेस इशू कर दी हैं लेकिन एक्चुअल सप्लाई नहीं की, जिसको हम फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस कहते हैं, कि वो इनवाइसेस उसने इशू कर दी हैं, उसमें सप्लाई एक्चुअल नहीं की लेकिन अगले बंदे का क्रेडिट बनाने के लिए उसने इनपुट क्रेडिट या रिफंड के लिए उसने इनवाइसेस इशू कर दी हैं। इसी तरह उसने अविजन की है सेल्स टैक्स की कि इनपुट टैक्स उसके पास एडमिजिबल नहीं था, सही वाला नहीं था, इनएडमिजिबल इनपुट था, उसको क्लेम करते हुए उसने गलत इनपुट क्लेम किया है। ये वो प्रोविजन जो हम ए और बी में बता चुके हैं, उनके अलावा अगर कोई तरीका इस्तेमाल किया है। फिर उसने अगर किसी से, क्लास एफ है कि किसी से उसने टैक्स कलेक्ट कर लिया, collection of any amount of tax but failing to deposit the same in the prescribed manner beyond the period of 3 months from the due date of payment, कि उसने टैक्स दूसरे से इकट्ठा कर लिया सेल्स टैक्स का, लेकिन वो गवर्नमेंट को जमा करवाना था उसने 15 तारीख को, उसने नहीं कराया
और फिर 3 महीने के बाद तक भी अगर उसने नहीं जमा करवाया तो वो भी टैक्स फ्रॉड में आता है। और उसने फॉल्स गलत स्टेटमेंट दी काजिंग अ फाल्सिफिकेशन ऑफ इनवाइसेस गलत क्लेम की, और सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ फेक इनवाइसेस का ये काम किया है, तो ये फिर भी इसमें टैक्स फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। ये जो क्लास 37 है ये इस साल ऐड हुई है, जो टैक्स ईयर 2024 में ये ऐड हुई है। और 24 में ये फ्रॉड की जो पहले एम्बिग्विटीज़ आती थी कोर्ट में जब क्लैरिफाई करते थे तो वो समिति नहीं उधर क्लैरिफाई होता था, तो अब लॉ में चेंजेस इस वजह से किए हैं। तो अगर जो अकाउंट फर्निश्ड एंड एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन थ्रू ह्यूमन मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है जिसकी वजह से इनएडमिसिबल रिफंड क्लेम किया गया है तो वो भी टैक्स फ्रॉड है। इसकी सब क्लास एच है कि टेम्पर किया गया है, रिकॉर्ड को टेम्पर किया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसमें तब्दीली कर दी या उसको ज़ाया कर दिया गया है। एनी मटेरियल या एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्स थे जो इस लॉ के तहत किसी ने जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करने थे वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको या तो टेम्परिंग की गई है, उसमें चेंजेस की गई है, और या फिर उनको ज़ाया कर दिया गया है, तो ये भी जो है टैक्स फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह कि एक्वायर करना या पोजेशन होना या ट्रांसपोर्टेशन डिस्पोजल और एनी अदर रिमूविंग डिस्पोज ऑफ कीपिंग कंसीलिंग ऑफ सप्लाईज, कि जो भी करते हैं सप्लाईज को कंसील कर रहे हैं यानी कि कम कर रहे हैं, और परचेजिंग जो परचेजेस को कर रहे हैं, और एनी अदर मैनर डीलिंग विद द गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हेयर द रीज़न टू बिलीव दैट लायबल टू कॉन्फिस्केशन, कि ऐसी चीज़ें जिनको कॉन्फिस्केट करना था और इस लॉ के तहत वो उनको ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उनकी रिवैम्पिंग हो रही है, तो इस चीज़ों में अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो भी टैक्स फ्रॉड में आता है। अच्छा, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं ली और वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है लेकिन टैक्स इनवॉइसेस की टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, तो उसको भी टैक्स फ्रॉड में आएगा। इसी तरह इंटेंशनल डूइंग ऑफ एक्ट काइजिंग टू डू एनी एक्ट ओमिटिंग द टैक्स टेक एक्शन काजिंग और ओमिटिंग एक्शन टू काज द लॉस ऑफ द टैक्स अंडर दिस एक्ट, तो ऐसा कोई भी इंटेंशनली काम उसने किया जो कि वजह बनी टैक्स फ्रॉड की, जिसमें टैक्स कम जमा हुआ इस लॉ के तहत, तो वो सारा जो है टैक्स फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगा। तो इसमें अगर किसी ने एक इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि कोई भी एक्ट ओमिशन मेंशन्ड इन दिस क्लास शैल बी ट्रीटेड एज इंटेंशनल अनलेस द पर्सन accused of the tax fraud prove that it is has no intention, motive, knowledge, reason to believe and it was committing a tax fraud, कि अगर कोई उस पर लग जाता है कि इसने इंटेंशनली किया है तो वो उस वक्त तक ये उसको प्रूफ ना कर दे कि नहीं ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया, मेरे नॉलेज में नहीं था, मैंने जानते बूझते हुए नहीं किया, तो फिर वो टैक्स फ्रॉड से निकल सकता है, लेकिन ये उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो मीन ये है कि टैक्स फ्रॉड का मतलब अगर मैं आपको सम अप करूं सारी इन क्लासेस को, तो अल्टीमेटली ये निकलता है कि किसी बंदे ने इंटेंशनली जानते बूझते हुए नोइंगली अपने इस इंटेंशन के साथ कि टैक्स फ्रॉड किया कि जहाँ तो उसने जो सेल्स थी उनको सप्रेस कर लिया, आउटपुट टैक्स पे करना था वो पे नहीं किया, या फिर ये हुआ कि उसने जो रिफ़ंड क्लेम करना था या क्रेडिट था उसको बढ़ा लिया, ज़्यादा क्लेम कर लिया, या उसने इनवॉइसेस गलत इशू कर दी, या उसने कि क्रेडिट कोई अगला क्लेम कर सके, या उसने टैक्स लिया और इनवॉइस इशू नहीं की, तो जब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इनवॉइसेस ने इशू कर ला, लेकिन ये सब जानते बूझते हुए कर रहा है, तो वो फिर टैक्स फ्रॉड में आएगा। और टैक्स फ्रॉड में जब आ जाता है तो फिर उस पर FIR भी होगी और उस पर 100% पेनल्टीज़ भी लगेगी। तो ये थी टैक्स फ्रॉड की। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो बताइएगा, इंशाल्लाह उसको भी कर लेंगे। टैक्सेबल गुड्स कौन सी होती हैं? हर ऐसी चीज़ जो एग्जैम्प्ट नहीं है वो टैक्सेबल गुड्स है। जो सेक्शन 13 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट कहता है कि एग्जैम्प्ट गुड्स हैं, उनको अगर निकाल दें तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो टैक्सेबल हैं। टैक्स इनवॉइस जो है ये सेक्शन 23 है हमारा, जो टैक्स इनवॉइस के मतलब बताता है, और सारा सेल्स टैक्स का प्रोसेस जो है वो टैक्स इनवॉइस से ही शुरू होता है।
कि टैक्स इनवाइस क्या है, जब भी कोई सप्लायर किसी को सप्लाई देता है तो एक इनवाइस इशू करता है, उस पे ज़रूरी है, सेक्शन 23 कहता है कि उस पे वो सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए, उस पे डेट होनी चाहिए, उस पे बायर और सप्लायर दोनों के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस होने चाहिए, उस पे जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी क्वांटिटी है कितनी है वो होनी चाहिए, रेट होना चाहिए, वैल्यू एक्सक्लूसिव सेल टैक्स और सेल्स टैक्स की वैल्यू उसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये होगी टैक्स इनवाइस। तो ये टैक्स इनवाइस का हमारा एक कंसेप्ट है, परचेज इनवाइस और सेल इनवाइस। अब जो सप्लायर है इशू करता है इनवाइस को, बेचने वाला जो है सेलर है वो इनवाइस इशू करता है, तो वही इनवाइस उसके लिए सेल्स इनवाइस होगी, सेल्स टैक्स इनवाइस होगी। और जो उसको ले रहा है, परचेजर है, जो बायर है, जब उसके पास वो जाएगी तो उसकी परचेज इनवाइस होगी। इस इनवाइस पे जो टैक्स होगा वो सप्लायर के लिए आउटपुट टैक्स होगा और परचेजर के लिए वही इनपुट टैक्स होगा। तो ये इनवाइस से ही बेसिकली सेल्स टैक्स की सारी डॉक्यूमेंटेशन फिर आगे शुरू होती है, फिर उससे परचेज रजिस्टर बनते हैं, सेल रजिस्टर बनते हैं, फिर उससे रिटर्न फाइल होती है, रिटर्न में सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ये इनवाइस बड़ी अहम इसमें किरदार है। अब टैक्सेबल सप्लाईज का क्या मतलब है कि ऐसी सप्लाईज जो कि एग्जेम्प्ट ना हो अंडर सेक्शन 13, और वो कोई होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर जो भी सप्लाईज कर रहा है, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो वो टैक्सेबल सप्लाईज हैं। अच्छा, जो ज़ीरो रेटेड हैं, एट द रेट ऑफ ज़ीरो अगर कोई सप्लाईज की गई है, टैक्स एट द रेट ज़ीरो होगी तो वो भी टैक्सेबल होगी, बस एग्जेम्प्ट ना हो, बाकी सारी टैक्सेबल होगी। टैक्स पीरियड का बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाती है कि इनकम टैक्स में जो टैक्स पीरियड है वो 1 साल का होता है, लेकिन सेल्स टैक्स में टैक्स पीरियड 1 मंथ का होता है। 1 महीने में ही वो सारा कंक्लूड हो जाता है कि उसमें कितनी सेल है, कितनी परचेज़ है, कितना टैक्स पेएबल है, वो पे होने के बाद वो महीना कंक्लूड हो जाता है। तो इसमें टैक्स पीरियड 1 महीने का होगा, वो फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट तक जो पीरियड है उसको हम टैक्स पीरियड कहते हैं। हाँ, किसी में ये भी पॉसिबल है कि कोई पीरियड को चेंज भी कर सकता है, फेडरल मिनिस्टर की इंचार्ज की इजाज़त के साथ उसमें तब्दीली आ सकती है। लो जी, मैं जो आपको बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है, उसमें दूसरी चीज़ वो है टियर 1 रिटेलर। ये अक्सर आजकल वो शिकायत आ रही होती है कोई रिलेटिव्स की तरफ से या अपना जानने वालों की तरफ से कि मेरी तो जो छोटी सी दुकान थी जी, मुझे आके वो POS लगा गए हैं या मुझे उसमें रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो मुझे ये कर रहे हैं। तो अब ये दोनों साइड्स के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए भी और शॉपकीपर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको सुने। अगर तो इसमें आता है तो वो लगेगी, वो टियर 1 रिटेलर में आएगा, लेकिन अगर इसमें नहीं आता तो वो फिर नहीं आएगा। तो कौन है जी रिटेलर? मीन रिटेलर फॉलिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग के नीचे दी हुई है, किसी भी एक क्लास में अगर वो आता है तो वो फिर रिटेलर होगा। एक तो ये है कि वो रिटेलर जो किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल चेन का हिस्सा है, तो वो जो है स्टोर वो रजिस्टर्ड होगा, वो टियर 1 रिटेलर में आएगा और उस पर POS मशीन लगेगी, तो उसको एतराज़ नहीं होना चाहिए, लॉ कहता है कि वो होगा। या फिर कोई ऐसा रिटेलर जो किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल या प्लाजा या सेंटर के अंदर काम कर रहा है, जैसे कि एम्पोरियम मॉल है, इसके अंदर कोई काम कर रहा है, पैकेजेस मॉल है, इसके अंदर कोई काम कर रहा है, जो पेस था, जैसे ही कोई रिटेलर ऑपरेटिंग एयर कंडीशनिंग शॉपिंग मॉल में जो कर रहा होता है वो भी टियर 1 रिटेलर होगा, लेकिन उसको कियोस्क्स को इसमें से निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद क्लास C है, जिस रिटेलर का टोटल इकट्ठा करके पूरे 12 महीनों का बिल 12 लाख से ज़्यादा होगा। जिस रिटेलर का पूरे 12 महीनों का बिल इकट्ठा करके वो 12 लाख रुपए से ज़्यादा होगा साल का, तो उसको भी रिटेलर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और वो भी इस कैटेगरी में आता है। और ऐसा होलसेलर कम रिटेलर जो कि बहुत बल्क में इंपोर्ट भी कर रहा है, सप्लाई भी कर रहा है कंज्यूमर गुड की, और रिटेल सेल भी कर रहा है जनरल बॉडी और कंज्यूमर को, तो उसको भी
रिटेलर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद रिटेलर्स ऐसे जिन्होंने एक्वायर किया है पॉइंट ऑफ सेल एक्सेप्टिंग द पेमेंट्स थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड मशीन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी से उन्होंने ली है, जो कि अदर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑथोराइज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑथोराइज़ किया है, और उन्होंने डेबिट और क्रेडिट मशीन है उनके पास, वो भी है, तो वो जो है वो भी इसमें होंगे रजिस्टर्ड। डेबिट और क्रेडिट मशीन रखने वाले उनको भी रिटेलर रजिस्टर्ड करना है। तो इसी तरह जो रिटेलर जिनको कोई सप्लायर सप्लाईज दे रहा है और उनका 236G का डिस्ट्रीब्यूटर का और 236H का रिटेलर का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत टैक्स कट रहा है और 12 महीनों में एक्सीड कर रहा है थ्रेश होल्ड का, जो कि बोर्ड ने स्पेसिफाई कर दिया है कि इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोर्ड के थ्रेश होल्ड से अगर वो एक्सीड कर गया है 236G या 236H का टैक्स, तो देन भी उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसी तरह एनी अदर पर्सन आर अ क्लास ऑफ पर्सन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड, या फिर इसके अलावा कोई और पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन कोई भी हो सकता है जिसको बोर्ड ने मेंशन किया है, तो वो भी इसमें से होगा। तो इस तरह ये क्या हो गया कि हर बंदा जो कि किसी नेशनल और इंटरनेशनल चेन का हिस्सा है, हर वो बंदा जो किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में है, जिसने डेबिट क्रेडिट मशीन रखी हुई है, जो इंपोर्टर कम रिटेलर है, जिसके 12 महीनों में 12 लाख से ज़्यादा बिल आता है, या कोई और बंदा जिसको बोर्ड चाहे उसको रिटेलर की लिस्ट में डाल सकता है। तो ये थी टियर 1 रिटेलर की डिटेल, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। आगे जो बहुत इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है वो टाइम ऑफ सप्लाई का है। मोस्टली ये होता है कि लॉ के मुताबिक सप्लाई किस टाइम पे कंसीडर की जाए कि ये सप्लाईज हो गई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई लोगों में पेमेंट पहले वो दे देते हैं या पार्शियल पेमेंट अभी दे देते हैं, पार्शियल पेमेंट के बाद चीज़ बनती है और सप्लाई बाद में होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गुड्स सप्लाईज कर दी जाती हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं आई होती। बाज़ औक़ात हायर परचेज सिस्टम है कि जैसे किस्तों पे चीज़ें दी जाती हैं, या गाड़ियाँ कुछ बुक कर लेते हैं और वो थोड़ी पेमेंट देने के बाद गाड़ी बाद में डिलीवर होनी होती है, तो उसकी भी पेमेंट का इशू है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस बने टाइम ऑफ सप्लाईज पे। तो फिर ये टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन जो है उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये सारी चीज़ें दी गई, और इसमें उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी क्या है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के रिलेटेड अगर क्लास ए जो है सब सेक्शन 44 ऑफ सेक्शन 2 की, वो ये है कि सप्लाई ऑफ गुड अदर देन अंडर द हायर परचेज, यानी कि हायर परचेज के अलावा जो गुड्स हैं वो मीन्स द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर आर मेड अवेलेबल फॉर द टू द रिसिपेंट फॉर सप्लाई, यानी कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ तो वो गुड जे हायर परचेज वाला नहीं है, उसके अलावा जो किस्तों पे चीज़ें हैं उसके अलावा, कि जब गुड्स दे दी गई, एक तो ये टाइम है कि गुड्स दे दी, दूसरा ये है कि गुड्स अवेलेबल हैं फॉर सेल, एक मैन्युफैक्चरर ने बना के रख दी कि ये आपकी पड़ी हुई हैं, आप इसको ले जाएं, तो वो भी टाइम ऑफ सप्लाई है उसके लिए। आर द टाइम व्हेन एनी पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सप्लाई विच एवर इज अर्लियर, या फिर क्या है कि सप्लायर ने पेमेंट रिसीव कर ली इस महीने में कि आपने मुझे चीज़ें बना के देनी है, तो उसको पेमेंट दे दी गई, तो ये अब ऐड हुआ है इसमें कि जब पेमेंट आ गई उसके पास, तो वो भी टाइम ऑफ सप्लाई है कि जब पेमेंट टोटल आ गई है तो आप उसको सप्लाई शो करके तो उस पर टैक्स पे करें। इसी तरह ए सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द हायर परचेज सिस्टम जब होता है एग्रीमेंट, वो उस वक्त होता है जब एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट बन जाता है तो वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई है। इसी तरह जब सर्विसेज जो कोई ले रहा है, तो सर्विसेज भी जो है, जो सर्विसेज ले रहे हैं जब उसको सर्विसेज दे दी गई, वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा कि उस पे रिटर्न जो है उस महीने में करनी होगी। तो इसी तरह अगर क्लास ए बी और सी में व्हेन अदर पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, कि अगर इसमें ऐसे होता है कि फुल पेमेंट नहीं रिसीव हुई लेकिन पार्ट पेमेंट रिसीव हुई है, जैसे कि हम गाड़ियों में जमा करवा देते हैं कि गाड़ी बुक करवानी है 5 लाख जमा करवा दो, लेकिन गाड़ी अब बाद में आएगी और बाकी पेमेंट भी बाद में देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है,
इसमें इसकी सब क्लास कहती है द सप्लाई इन द टैक्स पीरियड इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन विच द रिटर्न ऑफ द टैक्स पीरियड, के सप्लाई उसमें होगी जिसमें वो रिटर्न फाइल करेगा उस चीज़ की, आर इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई इट शैल बी अकाउंटेड फॉर द रिटर्न फॉर टैक्स पीरियड ड्यूरिंग विच द एग्जाम्पशन इज विदड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, या जिसमें सप्लाई पे विदड्रॉ कर ली गई होगी वो होगा। तो मीन ये है कि सप्लाई जो अकाउंट फॉर कब होगी, फॉर इन द रिटर्न ऑफ द टैक्स पीरियड, के जिसमें रिटर्न हुई उस टैक्स पीरियड की उसमें सप्लाई होगी। इसमें आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी हो गया है, क्योंकि नहीं तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। और जो चाहते हैं कि इस सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को हम सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें, वो हमारे साथ जुड़े रहें और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।